मौत का जहर घुला है फिजाओं में, अब कहाँ जाकर सांस ली जाए। बस इसी सोच में डूबी हूँ, ये नदी कैसे पार की जाए। आज हमारी प्रकृति हमसे इतनी खफा है कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं। कल ही मैंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पढ़ा, मास्क तो एक बहाना है, असल में प्रकृति को मुंह कैसे दिखाना है। अगर इस बात पर ध्यान से गौर किया जाए तो सच ही तो है जनाब, प्रकृति और मनुष्य के बीच के नाजुक संतुलन को हम ही ने तो तोड़ा। आज वो विद्यालय जहां हम शिक्षा ग्रहण करते थे, खेलते कूदते और शोर मचाते थे, वहां भी कोविड-19 के चलते चारों ओर पसरा है सन्नाटा। तो आइए वैश्विक महामारी पर बातचीत की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय के पास और जानते हैं कि स्कूल प्रशासन को इस कोविड-19 के कारण किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 की वजह से एजुकेशन सिस्टम पे क्या पहला फर्क तो ये पड़ रहा है कि बच्चे ऑनलाइन के लिए गाँव के बच्चे तैयार नहीं हैं। तो सरकार की तरफ से जो एफर्ट किए गए हैं, तो एक तो ऑनलाइन सिस्टम एजुकेशन चल रही है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। और इसमें से गाँव के बच्चों की प्रॉब्लम आई कि लगभग 70% बच्चे लोअर क्लासेस के जुड़ पाए हैं, क्योंकि 30% के पास माँ बाप जो हैं उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, या कि गरीबी के कारण, क्योंकि राजकीय जो सरकारी स्कूल हैं बच्चों के पास चार्जेस नहीं कर पाते हैं, तो वो नेट की प्रॉब्लम की वजह से। और सबसे ऑनलाइन स्टडी का एक और इफेक्ट देखा गया है कि कुछ बच्चे तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, पर कुछ बच्चे इससे वंचित रह रहे हैं। और जो बच्चे वंचित रह रहे हैं उनके लिए दूरदर्शन के द्वारा भी किए हैं, पर पूरी तरह से कवर नहीं हो पा 80%। तो इसमें एजुकेशन में ये फर्क पड़ रहा है कि जो हमारा एजुकेशन अचीव 100% टारगेट है वो लगभग 80% अचीव हो रहा है। तो क्या इस कोरोना वायरस से टीचिंग का मेथड चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। चेंज इसलिए हुआ है कि जो क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग हम देखें तो कंपैरिजन में कितना चेंज है, काफ़ी चेंज है। क्योंकि अगर ऑनलाइन ही स्टडी करनी होती तो स्कूलों की क्या जरूरत है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस हमने भी देखा है और पेरेंट्स ने भी देखा है कि जब ऑनलाइन स्टडीज़ होती है तो ऑनलाइन स्टडीज़ में जो है वो बच्चा कुछ टाइम के लिए तो देखता है, पर एक जो एक्चुअल क्लासरूम होती है उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है, क्योंकि हम बच्चे से इंटरेक्शन करते हैं। हम बच्चे को एक मटेरियल जो है सेट मटेरियल भेज रहे हैं, पर इसमें वन साइडेड इंटरेक्शन। अगर उसने पूछना है तो वो फिर वो फ़ोन करेगा या फिर क्वेश्चन, इसमें फ़र्क तो है। ये मेरा मानना है कि जैसे मतलब इसमें फ़र्क आएगा। अगर गवर्नमेंट स्कूल्स को फिर से ओपन करने का डिसीजन लेती है तो क्या ये सही होगा? इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में तो अभी नहीं लगता है कि स्कूल को खोलना चाहिए। तो इसकी वजह से बच्चों का भविष्य क्या होगा? भविष्य पे ऐसा है कि जैसे ऑनलाइन स्टडी है और इसमें इफेक्ट तो पड़ेगा। ये इफेक्ट पड़ेगा कि जो हमारे एक बच्चे का लर्निंग टारगेट होता है वहाँ पर बच्चे उसको पूरी तरह अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन स्टडी में जो हमारी हायर क्लासेज हैं जैसे 10th और +2 इनके बोर्ड क्लासेज हैं, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि अगर ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है तो सरकार भी सोच रही है और हमारा भी मानना है कि सिलेबस कुछ रिडक्शन किया जाए और बच्चों का लेवल जो है जितनी हम उसको स्टडी कर पाएंगे उतना ही उसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो इस टाइम बच्चों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है? बच्चों की तरफ से यही मैं बोल रहा हूँ 80% रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जब हम बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन कर रहे हैं तो उनसे ये आ रही है कि कभी हम फ़ोन हमारे पास एक है, 2 भाई बहन हैं, तो थोड़ी सी समस्या होती है टाइमिंग की। दूसरा ये है कि मैंने पहले कहा कि कई पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है और उनकी थोड़ी पॉवर्टी के कारण 10% लोग रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है कि की वजह से स्टडी में काफ़ी बच्चों के लिए यही है कि जो भी सरकार के नियम है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग में बार बार हाथ धोएं और भीड़ भड़ाक के इलाकों से जाने से बचें
और जितना टाइम हो सके हम घर में रहें। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट या सरकार की तरफ से आपको काम दिया जा रहा है उसमें आप कंटिन्यूटी बनाएं, क्योंकि कुछ बच्चे की कंटिन्यूटी बनेगी जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो उनका रिटर्न वर्क हो जाएगा, तो जो भी उनका बच्चा है तो उसको पूरा कर जाएगा। जैसा कि प्रधानाचार्य महोदय ने भी बताया कि कोविड-19 के चलते स्कूल प्रशासन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ताकि बच्चों के भविष्य को कोई नुकसान ना हो। हमारे अध्यापक भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा पर इसका कोई असर न पड़े। सभी अध्यापकों को मेरा शत शत नमन। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे गांव के माननीय प्रधान श्री विनोद धीमान जी के पास और जानते हैं कि इस गांव में लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया? हमने जब से हमारे हिंदुस्तान में प्रदेश में ये कोरोना नाम की एक बीमारी चली हुई थी और सरकार ने के दिशा निर्देश के अनुसार हमारी पंचायत ने एक गाड़ी किराए पे ली और हर जगह पर जाकर हर एक ग्रामवासियों को सूचित किया कि जो भी आदमी या भाई बहन किसी बाहरी राज्य से आए हैं वो हमारे को इसकी सूचना दें। तो इसके माध्यम से जो भी भाई बहन जो भी बाहरी राज्यों से आते थे आ रहे हैं वो पंचायत को सूचित करते हैं और पंचायत इसकी जो जानकारी जो है वो प्रशासन को पल पल पर दे रही है। हम इस लिए अपनी ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस महामारी बीमारी के कोरोना के उपचार के लिए हरेक अपने गांव के साथ मिलकर काम किया और सहयोग किया। जैसे उनको कहा कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तो उन्होंने वो ही काम किया और ना तो वो बिना मतलब से घर से निकले, ना तो उन्होंने निकलने की कोई प्रयास किया। इसलिए हम सब अपने गांव वासियों के धन्यवादी हैं। गांव के लोगों ने किस तरह से आपका साथ? इस गांव के लोगों ने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि जब किसी के पास सब दुकानें बंद हो गई थी, किसी के पास खाने के लिए या राशन के लिए जाने के लिए कोई टाइम नहीं था, फिर उसके बाद लोगों ने अपनी जरूरतमंद सामान जो सरकार द्वारा निर्धारित समय दिया गया था उस समय पर ही घर से बाहर निकले और अपनी जरूरतमंद सामान को लेकर आए। और उन्होंने हमारा इसलिए सहयोग किया कि कोई भी गांव में अगर बाहरी राज्य से उनके गांव का कोई भी आदमी आता है तो वो हमारे को सूचित करते थे। हमारी पंचायत में से रोकने के लिए क्या है? हमारी पंचायत में जो दिशा निर्देश हमारे को पीछे से हमारे प्रशासन से, हिमाचल सरकार से, सेंट्रल सरकार से जो भी दिशा निर्देश है वो हमने सभी अपने गांव वासियों को बता दिए थे। उन्होंने उसी का ही पालन किया, क्योंकि जब कर्फ्यू लगता था, कर्फ्यू की कितने समय पर भीड़ है, कैसे किसी ने बाहरी राज्यों से आना है, कैसे पास बनाते हैं, कैसे निपटते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत आती थी तो हमारे को फोन आते थे। हम सभी से उसी हिसाब से अपना विभाग करते थे। कई दूसरे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग पंचायत या कोरोना हुआ तो इसको कॉपरेट नहीं कर रहे, तो क्या यहाँ पे किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। जिन्होंने नहीं किया वो इस मीडिया के पात्र हैं, क्योंकि एक बीमारी ऐसी है कि इसको ना तो कोई करोड़पति बचा सकता है, ना तो कोई गरीब बच सकता है। इसलिए इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हम आज भी
सभी से बार बार अपनी पंचायत के, अपने गांव वासियों से, अपनी स्टेट, अपनी सरकार, जितनी भी हिमाचल प्रदेश है, सभी हिमाचल वासियों से प्रार्थना करते हैं कि बार बार बिना मतलब से सड़कों पर न जाए। बार बार आप जैसे शहरों में जा रहे हैं, बसें चलने लग गई है तो बार बार शहर में जा रहे हैं और उस शहर में जाकर भी लोग बिना वजह से सड़कों में घूम रहे हैं, कोई सामान चोरी चला रहे हैं। जिस सामान की जरूरत है उसी के लिए ही जाए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हम उसे सूचित करें। और क्या जो लोग बाहर से आए हैं वो भी जो होम क्वारंटाइन होते हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं? ऐसा है, हाँ। वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, कई लोग जो हैं उनको ऐसे भाव से देखते हैं कि ये बिल्कुल ही कोरोना का मरीज है, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आया है, बच्चा किसी का भी हो सकता है, बच्चा हमारा है चाहे बच्चा किसी और का है, जो भी बाहर से आए हैं उनको जैसे हम निर्देश दिए उन्होंने वैसे ही पालन किया। मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरी पंचायत में आज दिन तक कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया कि जिन्होंने हमारा यज्ञ का पालन नहीं किया। क्या गांव के लोग भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं जो बाहर से आए हैं? हाँ बिल्कुल, गांव बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि गांव के लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो भी भाई हमारे गांव का ही आदमी आ गए, 4 आदमी है तो 4 बात कर दें तो उनको भी राशन वगैरह किसी को जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं हमारे को ये राशन लेके दो, तो भी वो वहाँ पर जाते हैं और राशन जो है उनको जाते हैं। सब्जी है या कोई चीज भी है तो सब उनकी जरूरत का सामान जो है एक दूसरे का सहयोग सभी गाँव वासियों ने किया, इसलिए हम सब उनके धन्यवाद देंगे। इस कोरोना के चलते गांव वालों को कौन कौन सी परेशानियां तो जैसे एकदम इतना बढ़िया काम चल रहा था और एकदम बंद होने से परेशानियां तो अनेक आई। क्या क्या उसकी बखान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अब हमने किसी रिश्तेदारी में जाना है, कोई मर जाता है, कोई कुछ कर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो वहां पर जाना है तो पीछे पीछे अब तो चलो खुल गया है, सारा माहौल साफ सुथरा है। जो पहले था तो उसमें तो ऐसा था कि किसी को पास नहीं बन रहा था, किसी को जाना नहीं है, क्योंकि 24 घंटे जब तो अपना टैटू लगा हुआ था तो उसमें परेशानियां जैसे सब करें, क्योंकि हर एक आदमी अमीर नहीं होता है, किसी के पास अपनी गाड़ी है, किसी के पास बस में सफर करना है, पैदल आज कोई सफर कर नहीं सकता है। फिर दिहाड़ीदार आदमी है जिन्होंने बेचारों में दिहाड़ी करके ही कमाना है और खाना है, तो उनको भी इसका जो है सामना करना। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी आज हमारे बीच में आए और हमारे प्रश्न किया। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी श्री विनोद धीमान जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। तो आइए अब चलते हैं हमारे कोरोना वॉरियर्स की तरफ, जो दिन रात धूप बारिश आंधी तूफान में अपने घरों से दूर रहकर हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। तो अब हम रूबरू होंगे इस गांव में अपनी सेवा दे रहे पुलिस कर्मचारियों से। पहले तो आप ये बताइए कि इस गांव में ड्यूटी करते वक्त कोई प्रॉब्लम हुई हो या लोगों ने आपको कोऑपरेट ना किया हो? नहीं, यहाँ पे हमें सभी लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, कोई समस्या नहीं आई किसी प्रकार की। जब स्टार्टिंग में जो लॉकडाउन था 21 दिन का, तो उस टाइम आप जब ड्यूटी कर रहे थे अपने अपने गाँव में, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी? कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी हमें, ड्यूटी हमारी ठीक थी, अच्छी थी, लोग कहना मान रहे थे। लॉकडाउन के टाइम लॉग रूल्स फॉलो कर रहे थे? कुछ लोग कर रहे थे, कुछ नहीं, जो नहीं कर रहे थे उनको हम समझा रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसे कीजिए, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करना चाहूँगी जो अपने घरों से दूर रहकर देश और देशवासियों की सेवा को तत्पर हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे गांव की निवासी जो अपना होम क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुकी है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ से आए और वहाँ की सिचुएशन कैसी है? मैं नोएडा से आई हूँ, सेक्टर 28, और आजकल तो वहाँ के केसेस जो वो डे बाई डे जो वो इंक्रीज हो ही रहे हैं। अब तो कम्युनिटी बेस पे भी वहाँ पे नोएडा में आ रहे हैं। तो
आप जब वहाँ से आ रहे थे तो रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस की, या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के टाइम कौन सी प्रॉब्लम? पहले तो ये था कि हाँ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन था, लेकिन फिर जैसे फीमेल की सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया कि होम क्वारंटाइन स्टार्ट कर दिया। और ट्रैवलिंग के टाइम ये था कि एसटीएम जो है हिमाचल का, जो पास है उनको अप्रूव नहीं करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने पास अप्रूव कर दिया। उसके लिए 1 वीक लगा अप्रूवल के लिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर उतर गया। जब आप होम क्वारंटाइन थे तो विलेजर्स आपका कॉपरेट कर रहे थे? विलेजर हाँ कर ही रहे थे कॉपरेटर। और होम क्वारंटाइन के टाइम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? होम क्वारंटाइन के टाइम स्पेशल प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये था कि खुद की सेफ्टी करनी थी और बीच में फैमिली का भी था कि हाँ कि सेपरेट रहना है सारा कुछ। बाकी तो स्पेशल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ कि बिल्कुल सेपरेट सारा कुछ अपना जो वो सेपरेट से था, उसमें तो रखा था। और लॉकडाउन के टाइम पास कैसे किया ये जो होम क्वारंटाइन था? उस टाइम स्टडी करके और मूवीज़ वगैरह देख के। Thanks for watching. If you like, then please like, share and subscribe my channel, and also do comment on it.